प्रिय श्रोतागण, यह देश भारत एक लोकतांत्रिक देश। लोकतंत्र का अर्थ होता है जहां लोग अपने मन मुताबिक अपने प्रतिनिधि चुन सकें। दूसरा, अपने मन मुताबिक किस ढंग से चुनना है, बैलेट से चुनना, किसी मशीन से चुनना, ईवीएम से चुनना, मोबाइल से चुनना, कैसे चुनना, यह खुद निर्धारण करें जनता। पहला सवाल तो यह है कि राजीव कुमार या गणेश कुमार बाजिद क्यों है कि हम तो ईवीएम से ही चुनाव करेंगे। अगर उनसे बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाया जाता, असमर्थ हैं बेचारे, नहीं इतनी शक्ति है उनके टिश्यूज में, तो रिजाइन कर दें, हम बंदोबस्त कर लेंगे। यह बंदोबस्त जनता ने करना है, बाकी सभी जनता के सेवक हैं। सभी इदारे, चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो, कोई भी इदारा है, सब जनता के सेवक हैं। क्यों? अब इस शब्द को अच्छे से समझ लेना। ज्ञानेश कुमार जी, जिसकी खाइए बाजरी उसकी भरिए हाजिरी। यह जो 5 किलो का राशन दिया जाता है 80 करोड़ जनता को, मैंने सुना है, मैं लाभार्थी में गलत भी हो सकता हूं तो क्षमा कीजिएगा, मैंने सुना है उसके ऊपर मोदी जी की फोटो होती है। यह आत्मा प्रशंसा का काम अगर मोदी जी अपनी फोटो लगाते हैं, यह एक अपराध है। जाने अनजाने व्यक्ति के चेतन मन में बैठ जाती है कि यह व्यक्ति अन्नदाता है हमारा। फिर ऊपर से तुम कह देते हो कि नमक हरामी मत बन जाना। हमारे जैसे गर्म मुल्क में नमक की बड़ी हैसियत है। नमक के लिए आंदोलन भी हुए थे। हमारी जनता नहीं कहलाना चाहती कि हम नमक हरामी हैं और आप इन शब्दों का नाजायज फायदा उठा लेते हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, सभी लोकसभा के सदस्य, कार्यकारिणी, न्यायपालिका या कोई भी संवैधानिक पद, चुनाव आयोग समिति, सभी का पालन पोषण करती है जनता। और जनता पालन पोषण करती है क्योंकि जनता टैक्स पेयर है। जनता को अपना मनपसंद कमांडर चुनने की छूट लोकतंत्र में है। किस विधि से चुना जाए यह भी छूट है। फिर आप अपनी मनमर्जी से चुनाव क्यों करवाना चाहते? ये रोज नए पछड़े
जो आप खड़े कर देते हैं। सीधी सी बात, जो यहाँ का नागरिक है, वह वोट देने का अधिकार रखता है। आप व्यर्थ के पचड़े खड़े करके कि बाहर से घुसपैठिए आ गए बांग्लादेश से, तो हमने आपको गद्दी पर क्यों बैठाया था? चौकीदारी के लिए। देखो, कहीं कोई दूसरे मुल्क से व्यक्ति हिंदुस्तान में प्रवेश न कर जाए, फिर आपने वो चौकीदारी निभाई क्यों नहीं? जनता आपसे जवाब मांगती। अगर एक भी घुसपैठिया निकल जाता है, अमित शाह जी उसके जिम्मेदार आप। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सिर्फ आप जिम्मेदार हो। क्या आप सो रहे थे जब वो घुसपैठ कर रहे थे? तो क्या आप सो रहे थे? अब तुम कहते हो घुसपैठिए बाहर से आ गए। कहीं सरकार बदल गई थी? निरंतर वही सरकार चल रही है 11 वर्षों से। 12वें वर्ष में यह सरकार चल रही है। आप किसी बात का जवाब नहीं देते। यह लोकतंत्र है। आपका फर्ज है हर वो अहम बात जो बतानी चाहिए वो जनता तक पहुंचाएं। प्रत्येक सूचना, इंफॉर्मेशन जनता को देनी होगी। आप झूठे आंकड़े पेश करते हो। आईएमएफ कुछ और कहता है, वर्ल्ड बैंक कुछ और कहता है, आप कुछ और कहते हो। कौन ठीक है? जनता को पजल क्यों किए हो? और क्या आपको इसलिए बैठाया गया था? मिस्टर ओम प्रकाश बिरला जी, आप रेफरी, और रेफरी तो पक्षपात से हीन होता है। आप इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठकर पक्षपात क्यों करते हो? अगर राहुल गांधी किसी किताब को पढ़ना चाहता है तो आप संसद को भंग कर देते हो, यानी कि रोक देते हो। कल सुबह तक के लिए भंग। बिरला जी, इसमें गरीब लोगों के खून का पसीना बहा हुआ है। आप एयर कंडीशन रूम में बैठे हो। क्या हमने आपको इसलिए चुना था? लोगों की आज तकलीफ क्या है? 11 वर्षों से मैं लगातार देख रहा हूं। क्या उसके ऊपर कभी कोई बहस हुई? लोगों की जरूरत क्या है उसके ऊपर कभी कोई बहस हुई? अतीत काल भी हमने देखे हैं। जब जनता की जरूरतें, जनता की तकलीफों का बृहद मात्रा में वर्णन होता था और उन्हें दुख दूर करने का उपाय भी होता था। आज तो हमने कुछ और ही सुनते हैं हम। भला प्रधानमंत्री की छाती 56 इंच है कि 36 इंच है, इससे जनता ने क्या लेना है? अगर इतनी ही छाती है तो फौज में भर्ती हो जाती। छाती वहां पर नापी जाती है। प्राइम मिनिस्टर तो समझदार होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए। भाई भाई में आप बेलगाव पैदा कर देते हो। हिंदुस्तान को आपने लेबोरेटरी बना रखा है, प्रयोगशाला। आप तरह तरह के प्रयोग आजमाते रहते हो। पहले आपने कहा था
जिस बलबूते पर आप प्रथम बार सत्तारूढ़ हुए, इस सबसे ऊंची से ऊंची पदवी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधान सेवक, तो आपने कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार दूं। भ्रष्टाचार से जो ब्लैक मनी बाहर के बैंकों में गई है, उन लोगों को भी वापस बुलाएंगे, उस पैसे को भी वापस बुलाएंगे। अच्छे दिन आएंगे, महंगाई घटेगी, ये रुपए का डमाडोल होना, गिर जाना प्रधानमंत्री का कमजोर होने का निशानी है। विकास होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या आपको भूलने की बीमारी है? क्या आपका मानसिक उपचार होना चाहिए? आपने एक बात भी याद नहीं रखी। अगली बार आपने देश की सुरक्षा में लगे हुए पहरेदारों की मौत के ऊपर वोट मांगा और पुलवामा कांड का आज तक आपने कोई जांच तुम कहते हो मैं निगाहबान हूं देश का। निगाहबान तो सब तरफ निगाह रखता है, उसकी दृष्टि तो गिद्ध जैसी होती है। कभी लोकसभा में, राज्यसभा में इस बात की चर्चा हुई कि रुपया डॉलर के मुकाबले रोज गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार मिल नहीं पा रहा। अच्छे दिन इन्हें कहते हो, फिर हमें हमारे बुरे दिन ही लौटा दो। कौन सी चीज सस्ती हुई बतलाओगे? महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार घटा। क्षमा करना, मुझे इस वक्त ये बात नहीं बोलनी चाहिए। मैंने 10 दिन पहले ही बात की, 70,000 करोड़ रुपए का गुनाहगार गंगा स्नान करके आपकी कतार में लग जाता है और आप उसे क्लीन चिट दे देते हैं। अपराधियों का गढ़ बन चुका है आज भारतीय जनता पार्टी समूह। इसे क्या समझे? ताकत का नशा या ताकत का घमंड? या पागलपन? ये क्या है? अपने 5 साल मांगे, फिर 5 साल अपने शहीदों के नाम पे, फिर 5 साल में आपने बैसाखियां लगा ली। कभी सदन में चर्चा हुई कि गरीब आदमी महंगाई से त्रस्त है, भेदभाव से त्रस्त है, नफरत की आग आप लगा रहे, भड़का रहे। ये जो छापे पड़ते हैं विरोधियों के घरों पे, क्या आपके साथ मिलने वाले व्यक्ति सभी गंगा स्नान कर लिए हैं क्या?
आपके मित्र अडानी के ऊपर कितने दोष लगे? अभी ऑस्ट्रेलिया दोष लगा रहा है, पहले अमेरिका ने दोष लगाया था। एक व्यक्ति के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? एक ऐसी संस्था जिसका अपना कमाई का कोई साधन नहीं, आरएसएस, उसने इतना कुछ स्ट्रक्चर कैसे बना लिया? कहाँ से आया पैसा? ना तो आपने कोई वायदा निभाया। मैं आपकी पर्सनल घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूँगा, लेकिन जो जुबान देकर आप लोगों के साथ पाप कमाया है, आप झूठ बोलकर सत्ता हथियाने के लिए किसी तरह सत्ता हाथ में आ जाए, फिर तो नहीं छोड़ेंगे। क्या इस यह दिन देखने के लिए हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया था? अमित शाह जी, आप किसी वक्त जेल में थे, तड़ीपार के नाम से आप मशहूर, और आपके ही पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं किसी को मरवाना हो तो अमित शाह के पास चले जाओ, इलाज कर देगा वो। और तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अंग्रेजी में कहावत है, साइलेंट इज हाफ कॉन्सर्ट। तो आपने क्या मान लिया है? वाकई आपको महारत है कत्ल करवाने, और कितने कत्ल हो गए? आपने कोई जेपीसी बैठाया? आपके सामने 4 स्केच तो आप दे देते हो, और खून की जगह सिंदूर भी दौड़ने लग जाता है, लेकिन वो 4 चेहरे कहाँ हैं जिन्होंने हमारे 26 सिंदूरों को उजाड़ दिया? कहाँ है? या कि आपने ही उजाड़े थे? आप कोई कार्रवाई नहीं करते, सारा दिन प्लानिंग में रहते हो। ये चुनाव तो जीत लिया, अगला कैसे जीतेगा? ब्यूरोक्रेसी चला रही है, तो फिर आप क्या करते हैं? अगर देश ब्यूरोक्रेसी नहीं चलाना, फिर आपका यहाँ क्या काम? आप क्या करते हो? जहां देखो मोदी की बल्ले बल्ले। एपस्टीन कांड में मोदी जी की बल्ले बल्ले नहीं थी, वो भी आज बल्ले बल्ले हो गए। एपस्टीन कांड में हरदीप पुरी, और मोदी जी आपका नाम है। ऐसा गुंडा प्रधानमंत्री, ऐसा बेशर्म प्रधानमंत्री, ऐसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, कपट तोलने वाला प्रधानमंत्री, जो किसी वायदा को पूरा नहीं कर, जो जो कहता है उससे बिल्कुल विपरीत करता है। अगर देश वाकई खुशहाल हो गया होता मोदी जी, 11 साल तो बहुत होते हैं। तो ये 5 किलो अनाज लेने वालों की संख्या घटी क्यों नहीं, बढ़ क्यों गई? क्या यह अमीरी का प्रमाण है? क्या वास्तव में आप ईमानदार हो? क्या वास्तव में आप जब लिखते हो तो उस लिखने वाले पेन की निब
सूत भर ऊपर नहीं होती क्या? गौर से देखा हमने तो पेन तो कागज के ऊपर था। चलाओगे कहाँ उसे? और आपके अजब ही करामात, आप तो एक फाइल को ऐसे देख लेते हो और सारा पढ़ लिया गया एआई की भांति। हमने आपको इसलिए नहीं चुना था, आप किसी को अपने से ऊपर नहीं होने देते। बस आप ही आप रहो। तो जरा सोचो, एक दिन तो आप मरोगे ना। जब आपने अपने जीवन काल में किसी को अपने बराबर उठने ही नहीं दिया, तो आपके बाद आएगा कौन? कौन संभालेगा देश को? क्या वह संभालेगा जो सभी मौतों का जिम्मेदार? सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, जिसको भी मरवाना हो हमेशा के पास चले जाओ। देखो अमित शाह जी, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये तो रंड चुंड मुंड है। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे और आरएसएस के करिंदे हों, अधिकांश इनमें से रंड मुंड चुंड है। तो फिर जब इनको दाल, आटा, घी का मूल्य ही नहीं पता, तो क्या घट गया क्या बढ़ गया इन्हें पता नहीं। कितनी बार कहें, सारी जनता त्राही त्राही कर रही है, तो वोट आपको डालता कौन? हमने सोचा था जिस भ्रष्ट आचरण को आप मुद्दा बना के सत्ता लिए हैं, आप उस भ्रष्ट आचरण को खत्म करेंगे। लेकिन आपने तो अच्छे आचरण वालों को जेल में बंद कर दिया। आपने तो अच्छे आचरण वालों से दुश्मनी मोल ले ली। जो भी दिखा कि यह आचरण अच्छा है, ईमानदार है, उसको आपने पुरस्कृत नहीं किया। जो देखा कि विध्वंसकारी गतिविधियों में संलिप्त है, उसकी आपने प्रमोशन कर दी। यह तो कोई ढंग का नहीं। कैसे चलेगा ये देश? और 11 साल बहुत होता है। आप ही बता दीजिए मोदी जी, आपका इलाज क्या है? ईमानदारी से। आपको भगवान घोषित कर दें तो गद्दी छोड़ दोगे? बोलिए, आपके मंदिर बने तो गद्दी छोड़ दोगे? ये जो फेविकोल लगा रखा है स्पेशल टाइप का, ये हटा दोगे? क्या करें हम जनता? इतने तो तुम प्रसिद्ध भी नहीं। हर व्यक्ति आपको गाली निकालता हुआ, आप कहते हो मुझे 3 किलो रोज की गाली पड़ती। मोदी जी, आप गाली खाने वाला काम करते तो क्यों ऐसे काम करते हो जो लोग बाग आपको गाली निकाले? कसीदे, गाने आपके लिए रोज घड़े जाते हैं, लोग नाचते हैं। एक रह गया था चरित्र, जिसके बल के ऊपर आप आए थे। चरित्र भी एपस्टीन का खोल दिया। आप जरा भी नहीं बोले और साइलेंट इज हाफ कंसेंट। ईमानदार व्यक्ति बोलता है तो देखिए भाई जो बात कर, प्रूफ लाओ। यहां तो प्रूफ सामने है। नरवाना जी की किताब को कोई पढ़ना चाहता है, आप पढ़ने नहीं देते। ओम प्रकाश बिरला जी ज्यादा देर तक
बड़े पदों के ऊपर व्यक्ति को रहना नहीं चाहिए और जनता को बिठाना नहीं चाहिए। हम तो चले जाएंगे, लेकिन मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, वो याद रखे कि ज़्यादा देर तक किसी व्यक्ति को एक ओहदे पे मत बैठे रहने दो। फिर उसको ऐसा लगने लगता है कि अपनी ही है ये माल, तो दूसरा क्या डिक्का लगता है, मैं ही हूँ मालिक। ज़्यादा देर तक किसी मकान में कोई किराएदार रहे, धीरे धीरे वह कहेगा कि अभी नहीं छोड़ता मकान में, 2 साल बाद छोड़। फिर धीरे धीरे वह कहेगा नहीं छोड़ूंगा मकान, कर लो जो कुछ होता है। फिर वह धीरे धीरे किराया भी देना बंद कर देगा, और हम रोज देखते हैं। बैठा था किराएदार के रूप में, मेहनत करके खुशामद करके आप ही की तरह पाँव पकड़ के बैठा था। किसी तरह मुझे एक बार सिर छुपाने के लिए जगह दे दो। किराएदार बन के बैठता है, किराया देता रहता है, लेकिन ज़्यादा देर तक अगर किसी मकान में किराएदार बैठा रहे तो किराया भी देना बंद कर देगा और मकान भी नहीं छोड़ेगा। मेरी इस बात को भीतर तक ले जाना, आपके हृदय को चीर जाए बात। किराएदार को लगने लगेगा कि मुद्दतों से तो मैं बैठा हूं, मकान इसका कैसे रह गया, मकान तो मेरा है। और फिर किराया इसको किस बात का, बैठा तो मैं हूं, झाड़ पोंछ मैं करता हूं, साफ सफाई मैं करता हूं, बिजली का बिल मैं देता हूं। यह कौन है, मालिक तो मैं हूं। बस ऐसा ही है राजनीतिक लोगों का। वह लोग मूर्ख नहीं थे जिन्होंने अमेरिका में 2 बार से ज़्यादा व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बन सके। डी रोजवेल्ट के बाद ये कानून पास कर दिया गया। और भारत में जहाँ कोई लिमिट है नहीं, पहली बात तो शिक्षा की कोई लिमिट, ये बड़ी बहुत बड़ी खामी। शिक्षा की कोई लिमिट नहीं भाई, ये कोई धार्मिक स्थान थोड़ी है। बिना पढ़े लिखे कबीर हुआ जा सकता है, फकीर हुआ जा सकता है, लेकिन बिना पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जा सकता। लेकिन यहाँ तो है, अजीब कहानी है हमारे हिंदुस्तान की। किराएदार बन के बंदा बैठता है और बाद में मालिक मकान हो जाता है और बाद में किराया भी नहीं देता। और ऐसे मैंने बहुत से केस देखे। अब श्रोताओं से, प्रधानमंत्री जी ने जो गंदगी बिखेरनी थी बिखेर दी। छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ जहां रेप होता था, उनके साथ इनका दोस्ताना संबंध है। जैसी संगत वैसी रंगत, हमारी आम कहावत है। प्रेसिडेंट के साथ ये क्या कर रहे थे, क्या मशवरा कर रहे थे, है? कोई इवेंट अरेंजमेंट, क्या था वो? एक ही बात थी जो मन को ठहराए चले जाती थी, चलो घर बार छोड़ दिया देश की सेवा के लिए, लेकिन घर बार छोड़ दिया, यह है बच्चियों बच्चियों के लिए। एफिस्टिन कांड, बच्चियों से रेप रेप का मामला। तो कहीं ये तो नहीं कि आप बोले थे बेटी पटाओ, वो सहस ना आया हो, वो आपके भीतर भरा पड़ा हो। और जो भीतर भरा पड़ा होता है ना, हम जाप भरते हैं, तो वह एक दफ़ा ऐसा आता है जब अजपा जाप में कन्वर्ट हो जाता है, वह फिर स्वतः से ही चलता है। तो आपने कहा बेटी पटाओ,
मैंने सुना है। कहीं उन दिनों में आप एपिस्टीन के साथ चर्चा में तो नहीं चल रहे थे? कोई अनुबंध के अंदर तो नहीं थे? इस देश को कभी गर्व था हमारे ऋषियों में, उनकी चरित्रता पर। और आज यह देश शर्मसार है अपने प्राइम मिनिस्टर की करतूत पर। न खुदा ही मिला, न बसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, न तो गरीबी खत्म हुई, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, भ्रष्टाचारी बढ़ गए। न महंगाई कम हुई, न रुपए की वैल्यू बढ़ी। न अच्छे दिन आए, न बाहर का काला धन है। फिर ये सब कुछ क्या ड्रामा, जनता को गुमराह करने के लिए? हिंदुस्तान के इतने कर्म फूट गए। हिंदुस्तान को आप जैसा प्राइम मिनिस्टर मिला, यह कर्म फूटने जैसी बात है। जो करता धरता कुछ नहीं, बस दोनों हाथों को कोटी के भीतर डालता है, ब्यूरोक्रेसी चलाती है। हम तो अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में। क्या माजरा क्या है? नहीं संभलता देश तो कृपा करिए छोड़ दीजिए, त्याग पत्र दे दीजिए। ईमानदार लोग हुए हैं शास्त्री जैसे। तुम कांग्रेस को पानी पी पी के प्रताड़ित करते हो। लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस का दूर 2000 किलोमीटर के ऊपर घटना घटती है, दुर्घटना, और शास्त्री नैतिक दायित्व समझ के इस्तीफा दे देते हैं। तुम क्यों चुप के बैठे? सिद्ध करने में लगे हो कि सारी दुनिया झूठी, एक मैं सियाना, मैं ईमानदार। ऐसा कब तक चलेगा? क्या हम इतने बदनसीब? ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है कि उसी के हो गया हम। जो सबसे निकृष्ट था धरती के ऊपर, वह व्यक्ति आज हमारा प्रधानमंत्री है। क्या हम गर्व करें इस बात पर? हमें गर्व करना चाहिए। आप जो आंकड़े देते हो उसमें से कोई भी आंकड़ा ठीक है? बाहर की इंटरनेशनल संस्थाएं कुछ और बताती हैं, आईएमएफ कुछ और कहता है, वर्ल्ड बैंक कुछ और कहता है। आईएमएफ कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि आपने इतना कर्ज लिया हुआ है जितना कि आपका कुल मिला के जीडीपी है। क्या करेगा भारत, कहाँ जाएगा? और मैं देश की दूसरी पार्टियों से निवेदन करूंगा आज, बाकी बात तो मैंने कोई ज़्यादा आपसे की भी नहीं, लेकिन इस देश की सत्ता को संभाल मत लेना। क्यों? क्योंकि इसने देश को इतना कर्जदार बना दिया। यह अपना कलंक आपके माथे पर लगा के चला जाएगा और तुम पिट पिट के मरते रहोगे कर्ज चुकाने में। कर्ज का ब्याज नहीं चुका सकते। ये गलती मत कर लेना, इसकी करनी, इसी को भोगने देना। देश को इसने
दोज़ख बना दिया, नर्क बना दिया। अब इस नर्क पर तुम इस गति को हथियाने की चेष्टा मत करना। तुम इसे बेनकाब करना बस। जो इसने बुरा किया, जो इसने गलत किया वो बेनकाब कर देना। तुम गद्दी हथियाने की चेष्टा मत करना, क्योंकि यह गद्दी तो आज कांटों का सूल है। सूली की सेज है ये। यहाँ बैठने वाले को फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। मुफ्त में आप बदनाम हो जाओगे, जबकि आपने किया कुछ भी नहीं। सारा भ्रष्टाचार, सारी बेईमानी, सारे ठेके उन लोगों के दे दिए गए और कोई ख्याल नहीं किया गया। बस सिर्फ चंदा दे दो, ठेका ले लो और चंदा वोटरों में बांट दो और एक बार की वोट ले लो। कितने दिन तक चलेगा ये धंधा? घर में कोई काम काज नहीं, कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं। कब तक अनाज दोगे आप? और ऊपर से तुम भाई और भाई के भीतर वैर की आग पैदा कर रहे हो। फिर ये आग अगर बिखर गई तो इसे संभाल पाओगे? यह दुनिया का सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला, जनसंख्या वाला देश। यहाँ की जनता नेपाल की जनता नहीं, श्रीलंका की, बांग्लादेश की जनता नहीं। वो थोड़े से लोग हैं। यहाँ की जनता तो बड़ी विशाल जनसंख्या है। क्या भाई को भाई के सामने तोपों के मुख खुलवाओगे तुम? अभी जो किताब लिखी गई है वो हमारी सेना में चीफ पद के ऊपर रहा हुआ है। उन्होंने किताब लिखी तो देखो उन्होंने क्या लिखा भाई। क्योंकि पदवी के ऊपर रहते हुए तो वो कुछ बोल नहीं सकते थे सरकार के खिलाफ। बोलेंगे तो तभी ना, जब वो रिटायर हो जाए। उससे पहले तो बोल नहीं सकेंगे। अब रिटायर होने के बाद अगर वो कोई किताब लिखे हैं तो उसको पढ़ने की मनाही क्यों कर रहे हो आप? क्यों नहीं इजाजत दे रहे? पिछली बार भी आपने ऐसा किया। सौ लोगों को आपने बाहर निकाल दिया एक सेशन में। बिरला जी, तुम्हें मैं क्या कहूँ, किस अलंकार से तुम्हें सुशोभित करूं? तुम रेफरी बनने के बिल्कुल भी योग्य नहीं। निष्पक्ष जब भी कलंकियों की धारा प्रकाशित होगी, लोकसभा के स्पीकर में अग्रगणी आपका नाम होगा। आपने जितनी उदारता से एक पार्टी का बचाव किया और एक पार्टी का पक्ष लिया, बड़ी वफा से, बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। हमने थोड़ी सी बेवफाई की थी। बेवफाई ये की थी कि आपको गद्दी दे दी और आपने बड़े वफा से निभाई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। इतना कचुम्बर भी नहीं निकाल देना चाहिए आपने कि नस्लें बचें, न फसलें बचें, न हौसला रहे, न घोंसला रहे। आपने सब गिरा दिया। मैं आपको क्या नाम दूं?
दूसरा प्रश्न है कि आप राजनीति में आए थे, फिर अचानक चुप क्यों हो गए? चुप हो गया इसलिए कि कुछ बातें मुखर होके नहीं की जा सकती। कुछ बातें बिना बोले की जा सकती हैं, मौन से होती हैं। लेकिन देशवासियों, मेरी बात को सुनकर तुम चुप मत हो जाना, तुम अपना प्रयास जारी रखना। एक छोटी सी बात तुम्हें कह दूं, बस उसको इशारे की तरह ले लेना। मैंने मौन प्रयास शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में ये शब्द काफी हैं आपको बताने के लिए। राजनीति में आया था, पाया कि खुद कोई सांचे ढांचे में डाल नहीं सकता, ये बेईमानियों का गढ़ है। यह है गंदगी का एक कीचड़ जिसमें कम से कम मैं तो उसके पास से भी नहीं गुजर सकूंगा। पाया कि इसमें फिर मैंने बोलने के बजाय आज मैं मौन हूं। लेकिन एक बात को फिर सुन लो, मैं तीसरी बार फिर बोलूंगा। मेरा प्रयास उसी दिन से शुरू, जिस दिन से मैं चुप हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो चीज बोल कर की जा सकती है, बिना बोले उससे 1000 गुना बढ़िया काम किया जा सकता है। हिंसा तो मैं करूंगा नहीं कभी, हिंसा तो कभी जिंदगी में सोची भी नहीं। बिना खून खराबे के जनता देखेगी कैसे रक्त विहीन क्रांति घटित हो गई। कभी बोलने का समय आया तो 4 शब्द बोल भी दूंगा, कोई मेरे पे बैन नहीं लगा है, बोलूंगा भी। लेकिन काम जो करूंगा वो बोल के नहीं करूंगा। और मेरा लगातार 24 घंटे काम शुरू, मैं कहीं भी बैठ जाऊं, मेरा काम शुरू है। बस कौरव कितने भी थे, लेकिन एक एक करके कृष्ण के सुदर्शन चक्र का और अर्जुन के बाणों का प्रहार उनके ऊपर पड़ता ही रहा। और एक दिन वो आया जब सारे कुरु वंश का नाश हो गया। एक वही बचा जो पहले दिन जब युधिष्ठिर ने कहा कि अगर मैं सत्य हूं तो इस खेमे में से उस खेमे में, उस खेमे में से इस खेमे में जो व्यक्ति सत्य है उसकी तरफ पाला बदल सकता है, फिर आपको यह मौका नहीं मिलेगा। धृतराष्ट्र का एक पुत्र था युयुत्सु, वह दासी पुत्र था। वह कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। वह चुपचाप उठा और वह पांडवों के शिविर में चला गया। और आपको एक हैरानी की बात बता दूं, सिर्फ वो ही बचा। तो तुम मुझे पुत्र यह मत समझना कि मैंने अपना प्रयास बंद कर दिया है। प्रयास बिल्कुल बंद नहीं किया मैंने, बस प्रयास मूक है, मौन है। और ध्यान रखना,
बोलने में जो दम है उससे 1000 गुना दम मौन में है, और उससे भी 1000 गुना दम परम मौन में है। और मैं परम मौन से कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ। आने वाले वक्त में तुम पाओगे। अब मैंने कुदरत के हाथों में, अपने उस विराट के हाथों में जो मैं ही हूँ, इस नैया का चप्पू उसके हाथ में दे दिया है। अब तो इसे चलाओ और दुष्टों का अंत कर। और मुझे इस बात का विश्वास मिला है, मैं पहले भी बोला, कई बार बोला, एक दिन ऐसा है, कारण कुछ भी बने, जब आरएसएस और बीजेपी का नाम लेवा, पानी देवा, झंडा उठावा, कोई नहीं मिलेगा। आज फिर बोल, बार बार तुमसे कहता हूं, तुम अपना प्रयास जारी रखो, चुपके से मत बैठ जाना। यद्यपि तुम्हारे भी हाथ में बहुत कुछ है, असल में तुमने चुनना है अपना प्रतिनिधि, अपनी व्यवस्था से चुनो। जो भी आपकी व्यवस्था में आड़े आए उसको रास्ते से हटा दो, उसका कॉलर खींच के नीचे फेंक, आ जा तू नीचे। हमारा ही सेवक है, सेवक के साथ ज्यादा नरमाई अच्छी नहीं होती। दुष्ट व्यक्ति के साथ ढिठाई बरतनी पड़ती है। तुम बोलकर ढिठाई करो, मैं परम मौन से ढिठाई कर ही रहा हूं, तो तुम पाओगे बड़े बड़े भीष्म पितामह तराशाई हो गया। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बस ये संदेश आपके हृदय के भीतर उतर जाए, फिर मैं शुभ घड़ी मानूंगा। आपके हृदय के भीतर उतर जाए ये संदेश मेरा, तुम अपना प्रयास जारी रखो, मैं अपना प्रयास जारी रखूं। जब दोनों मिल जाएंगे आपस में, तो फिर परिणाम जो आएंगे वो बड़े सुखद आएंगे। कौरवों का नाश होगा, पांडवों की विजय होगी, भ्रष्टाचारी जमीन पर गिरे होंगे और ईमानदार व्यक्ति संतोष से सोया, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। जो पापी हैं उनको रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि पाप उनको सोने नहीं देंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। फिर भाई तुम ऐसा करते क्यों? अगर इतना माजना नहीं है कि परिणामों को बर्दाश्त कर सको, तो फिर कर्म भी मत करो। अगर कर्म किए हैं
तो परिणामों को भुगतने से डरो। परिणाम आएंगे और परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सबके परिणाम आए हैं और सबको भुगतने पड़े हैं। वो चाहे भीष्म पितामह, चाहे दुर्योधन जैसा जिद्दी हो, चाहे धृतराष्ट्र जैसा अंधा हो, सबका वक्त आया है। द्रोण जैसा कुशल भी पराजित किया जाता है। सत्य कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेता है। धन्यवाद। आपने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया, उसके लिए आपका हृदय से आभार।